जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। जो जेपीएससी का सिलेबस दिया है उसी आधार पर सारे प्रश्न सेट हैं और इसमें 100 प्रश्नों का एक सीरीज है, जिसमें आप जो है दोस्तों बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही होता है। ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों मैंने किसी बुक से लिया है, मेरे द्वारा ये प्रश्न बिल्कुल बनाया हुआ नहीं है, लेकिन प्रश्न का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा फ्लो करता है और प्रश्न की एक जो गरिमा होती है वो लेवल बना हुआ है। तो बना करके आप बताइए कि कितना सही हो रहा है। प्रश्न कहता है कि मुंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए में कह रहा है कि मुंडा गांव का प्रधान होता है, बी में कह रहा है कि मुंडा गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है, सी कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मलगुजारी मान की तहसीलदार के माध्यम से वसूलता है, और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ए बिल्कुल सही है कि गांव का प्रधान होता है मुंडा। बी कह रहा है कि अध्यक्षता भी करता है, लेकिन जो सी कह रहा है दोस्तों ये गलत कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मलगुजारी मानकी नहीं बल्कि मुंडा ही वसूलेगा और एक कर्मचारी के माध्यम से वसूलेगा, न कि तहसीलदार के माध्यम। तहसीलदार एक उच्च लेवल का अधिकारी होता है, यानी सीओ जो होता है वो तहसीलदार रैंक का अधिकारी है। सीओ को तहसीलदार भी कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वगैरह में। और हमारे झारखंड में सीईओ को देखें तो सर्कल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर देखें तो असूल कौन करेगा, तो मुंडा करेगा और एक कर्मचारी के माध्यम से करेगा, और जो राशि वसूला जाएगा वह अंचला कार्यालय में जमा कराएगा। तो यहाँ पर सी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के अपने जीविका के लिए जमीन दिया जाता है, जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महतवई खेत, बी कह रहा है कि भंडारगिरी खेत, और सी कह रहा है पहनई खेत, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है दोस्तों, तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। और इसमें देखिए तो महतो को अपने कार्य के बदले उनको कुछ ज़मीन दिया जाता है, जिसे कहा जाता है महतवई ज़मीन। तो यहाँ पर ए जो है आपका सही हो जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो गाँव के प्रमुख महतो होते हैं, जो जीविका चलाने के लिए ज़मीन दी जाती है, जिसे महतवई ज़मीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कुराव जनजाति में, बी कह रहा है संथाल जनजाति में, सी कह रहा है कि मुंडा जनजाति, और डी कह रहा है हो जनजाति। तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको देखें तो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी कहते हैं या मानकी मुंडा, दोनों अगर उलट पुलट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। हो क्षेत्र विशेष रूप से देखें तो कोल्हान वाला क्षेत्र था दोस्तों। यहाँ पर देखें तो हो लोगों को विद्रोह किया गया था, बाद में इनकी शासन व्यवस्था को मान्यता दे दी गई थी और उनकी व्यवस्था ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में यह ग्राम सभा को प्रमुख सदस्य है, यानी माझी परगना जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में कह रहा है कि यह ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य है और इन्हें उप माझी का दर्जा प्राप्त है। यह माझी की अनुपस्थिति में यह माझी का काम को देखता है। यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है प्राणिक के लिए, बी कह रहा है कि देश माझी के लिए, सी कह रहा है कि जोग माझी के लिए, और डी कह रहा है कि नायके के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो माझी परगना शासन व्यवस्था में जो है माझी की अनुपस्थिति में जो कार्य को देखेगा उसे प्राणिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपका सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो माझी परगना शासन व्यवस्था है दोस्तों, ये अगर देखें तो संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था है और इसमें जो होते हैं जो माझी के बाद जो उप माझी के दर्जा जिसे दिया गया उसे प्राणिक को ही उप माझी, इसको प्राणिक भी बोला जाता है। और यह उप माझी है और माझी की अनुपस्थिति में सारे कार्यों को देखता है और दंड संबंधी जितने भी विधान नियम कानून से संबंधित है इसको लागू करने का काम भी करता है। आगे बढ़ते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए कह रहा है खड़िया जनजाति की, बी कह रहा है संथाल जनजाति की, सी कह रहा है उरांव जनजाति की, और डी कह रहा है हो जनजाति की। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था अगर देखें दोस्तों तो ये आपको याद होगा कि यह खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में मंदिरों के रख रखाव के लिए निम्न में से किस प्रकार की भूमि दी जाती थी।
या दी जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्रह्मोत्तर भूमि, बी कह रहा है कि देवोत्तर भूमि और सी कह रहा है वृत्त भूमि और डी कह रहा है कि इनमें सभी भूमि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था में मंदिरों के रख रखाव के लिए देखें तो ये सभी प्रकार की भूमि दी जाती है, ब्रह्मोत्तर भूमि, देवोत्तर भूमि और वृत्त भूमि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 29.61% भाग पर, बी कह रहा है कि 29.62% भाग पर और सी कह रहा है कि 29.63% यानी 63% भाग पर और डी कह रहा है 29.64%। दशमलव के बाद संख्या जो होती है एक एक करके पढ़ा जाता है दोस्तों, लेकिन इसको हमने साथ में पढ़ा है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में वन पाया जाता है। तो जो नया सर्वे रिपोर्ट आया है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि 29.62% जो क्षेत्र है, जो 2019 का रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर कहा गया कि इतना क्षेत्र पे झारखंड में वन पाया गया है। तो यहाँ पर बी जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उसरी जलप्रपात जो उसरी नदी पर स्थित है झारखंड के किस जिले में है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चतरा जिले में, बी कह रहा है कोडरमा जिले में, सी कह रहा है गिरिडीह जिले में और डी कह रहा है धनबाद जिले में। तो उसरी जलप्रपात जो अगर देखें दोस्तों तो ये आपके गिरिडीह जिले में है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उसरी जलप्रपात उसरी नदी में है और ये देखें तो खोंडलो पहाड़ी के ढलान में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो गिरिडीह जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में कह रहा है कि कावा गर्म जलकुंड गढ़वा में है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि चरक खुद्र गर्म जलकुंड हजारीबाग में स्थित है। सी में कह रहा है कि झरिया पानी गर्म जलकुंड धनबाद जिले में है और डी कह रहा है कि टाइगर जलप्रपात बराकर नदी पर स्थित है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न कथनों में से सही कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर आपका देखें दोस्तों तो केवल आपका डी सही है। तो यहाँ पर को ध्यान में रखिएगा, केवल डी यानी ऑप्शन जो बी में कह रहा है कि केवल डी ये सही है कि टाइगर जलप्रपात जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि कावा जलप्रपात झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है, न कि गढ़वा जिले में स्थित है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं देखें तो चरक खुद्र गर्म जलकुंड जो है वो देखें दोस्तों तो आपका धनबाद जिले में है, यानी कि यहाँ पर हजारीबाग की जगह धनबाद होना चाहिए था, जबकि टाइगर जलप्रपात जो है आपका बराकर नदी पर है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित संस्थाओं में से किस संस्था का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। चलिए अब ऑप्शन को सुनिए। ऑप्शन में कहा है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी कह रहा है किसान सभा, सी कह रहा है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और डी कह रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन यही था कि किस संस्था का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। तो बहुत आसान था। अगर यहाँ पर देखें तो आप बन गया होगा क्वेश्चन कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसी का नाम बदल करके रखा गया था। आपको पता होगा 1915 ईस्वी में जे बार्थोलोवन ने संत पाल स्कूल रांची में शिक्षक बन गए। इसके बाद से इस संगठन के नए लोग आ गए और फिर से जे बार्थोलोवन को बहिष्कृत करके क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। जो जे बार्थोलोवन का झारखंड का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3, ऑप्शन बी कह रहा है 5 और सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 6। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन अगर देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 5। यानी कि 5 सभाओं को संगठनों को मिला करके आदिवासी संगठनों को मिला करके देखें तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। ये 5 संस्था का अगर देखना चाहेंगे दोस्तों तो बता सकते हैं। अगर देखें दोस्तों तो 31 मई 1938 को रांची की हिंद पीढ़ी मूल्य के सभा भवन में छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक आम सभा हुई थी, जिसमें से 5 आदिवासी संगठनों ने छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और मुंडा सभा एवं हो माल्टो मारंग सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष
1820-21 में मेजर रबसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि तमाड़ विद्रोह को, बी कह रहा है भूमिज विद्रोह को, और सी कह रहा है हो विद्रोह को, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा कि हो विद्रोह। आपको पता होगा कि 1820-21 में हो विद्रोह का दमन मेजर रबसेज कर्नल रिचर्ड की सहायता से कुछ हद तक शांत करने में सफल हुए थे, लेकिन विद्रोह समय समय पर उठता गया और अंततः दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विल्सन की सलाह पर 1936 ईस्वी के अंत में एक ब्रिटिश फौज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में कोल्हान में प्रविष्ट हुआ, जो 4 महीने के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 ईस्वी को लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। तो इस तरह से 1837 जो है विल्किंसन के नेतृत्व में ये विद्रोह को दबा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। बी कह रहा है झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। सी में कह रहा है कि राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। और डी कह रहा है कि शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी में तापमान देखें तो 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, 2 और 3 मतलब ए बी सी। बी ऑप्शन में कह रहा है कि बी सी और डी, और सी कह रहा है के और डी, और लास्ट में डी कह रहा है कि सभी सही हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो सभी ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से अगर देखे होंगे और पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दोनों शाखाओं से होती है। और बी ऑप्शन करके झारखंड मध्यवर्ती भाग में पश्चिमी भाग में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो एरिया है झारखंड का वो बंगाल से काफ़ी लगा हुआ है। इसके बाद राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, ये भी सबको पता है। और शीत ऋतु में नेतरहाट का जो जनवरी में तापमान होता है वो 7.5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 0 डिग्री तक तापमान चला जाता है, माइनस में कभी कभी चला जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 11 राष्ट्रीय उद्यान। बी कह रहा है कि 1 राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्य जीव अभ्यारण्य। और सी कह रहा है कि 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। और डी कह रहा है कि 1 राष्ट्रीय उद्यान और 22 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सी सही हो जाएगा कि झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको पता होगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस तरह से जो आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अभी तक 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। निम्न अभ्यारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है पलामू अभ्यारण्य पलामू, बी कह रहा है हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग, सी कह रहा है दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, और डी कह रहा है कि लवालोंग अभ्यारण्य चतरा। तो यहाँ पर देखिए तो झारखंड में अभी तक 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर है तो आपका पलामू अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर ए जो है दोस्तों ए सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो पलामू अभ्यारण्य है वो पलामू में है। और यहाँ पर देखें तो ये कितने किलोमीटर में फैला है दोस्तों? तो 794 और कहीं कहीं 95 देगा, तो इसको 95 कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट देखा जाए तो 794.33 किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं लाबालोंग अभ्यारण्य 207 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है 207 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो दलमा अभ्यारण्य है 193 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है हाथी के लिए, बी कह रहा है बाघ के लिए, सी कह रहा है हिरण के लिए, और डी कह रहा है भेड़िया के लिए। तो महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भेड़िया लगा हुआ है, तो एक जो है भेड़िया के लिए ही दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कब भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रधान गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया? तो यह जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि 26 सितंबर 2001 को, बी कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2002 को, सी कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2001 को, और डी कह रहा है कि 26 सितंबर 2002 को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 26 सितंबर 2001, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
वो अगर देखें तो 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार के द्वारा सिंहभूम जिला के देश का प्रथम गज आरक्षित यानी हाथी आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है और यहाँ 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हाथी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ, कौन क्षेत्र में हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखिएगा दलमा क्षेत्र जो आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर 1992 में हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था, जो किस जिला में देखो तो सिंहभूम, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन 1882-85 के बीच निम्न में से किसके द्वारा किया गया। यानी वन की सुरक्षा के लिए सबसे पहला प्रयास जो अंग्रेजों के द्वारा 1882-85 में किसके द्वारा किया गया था। चलिए ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में ए कह रहा है दोस्तों कि जे.एफ. हैबिट के द्वारा, बी कह रहा है कि एल.ओ. एप्सरूड के द्वारा, सी कह रहा है हाफमैन के द्वारा और डी कह रहा है जी.सी. बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपको ध्यान में रखें झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है सन 1882-85 के बीच जे.एफ. हैबिट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो है दोस्तों ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानने वाली जनजाति नहीं है। यानी कि कौन से ऐसे जनजाति है जो अपने को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानने वाली जनजाति नहीं है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है बेदिया जनजाति, बी में कह रहा है कि बिंझिया जनजाति, सी में कह रहा है चेरो जनजाति और डी में कह रहा है करमाली जनजाति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। करमाली जनजाति अपने को उच्च हिंदू नहीं मानती है। बाकी अगर देखें तो झारखंड में 32 जनजातियों में 5 जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। वो देखें कौन कौन है दोस्तों। तो एक हो जाएगा बथुड़ी जनजाति, बथुड़ी के बाद जो बेदिया जनजाति है, बेदिया के बाद होती है बिंझिया जनजाति, इसके बाद चेरो जनजाति, अब एक हो जाए तो खेरवार जनजाति। खरवार कहीं कहीं खेरवार कहीं कहीं खरवार देता है, इसको याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका बथुड़ी। तो इसको लिख सकते हैं कि जो 5 जनजाति है 32 जनजातियों में से ए अपने आप को उच्च हिंदू राजपूत मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रमंडल में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर में, बी कह रहा है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में और सी कह रहा है संथाल परगना में और डी कह रहा है कि पलामू प्रमंडल में। तो झारखंड में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन अगर बात करें दोस्तों तो आपको ये पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा जो होता है आपका जो पलामू प्रमंडल है इसमें होता है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। यानी दलहन तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन पलामू प्रमंडल कराता है, जबकि सबसे सूखा क्षेत्र पलामू प्रमंडल ही आता है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना, बी कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना, सी कह रहा है कि टेंसी नदी घाटी परियोजना और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना देखिए दोस्तों तो टेंसी नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका की परियोजना थी उसी पर अगर देखें तो बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका में एक सफल रही टेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है और यह जो परियोजना है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी परियोजना वर्ल्ड बैंक की आधारिक सहायता पर चलाई जा रही थी। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो एक परियोजना झारखंड में मयूराक्षी परियोजना जो कनाडा देश की सहायता से चलाई जा रही है। तो 3 परियोजना झारखंड में याद रखना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है अमेरिका की टेंसी नदी परियोजना से प्रभावित थी और एक आपको याद रखना है दोस्तों कि जो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक पर आर्थिक सहायता से संचालित परियोजना है और एक परियोजना आपको ध्यान में रखना है मयूराक्षी परियोजना जो आपको कनाडा देश की सहायता से चलाई जा रही है। तो 3 परियोजना जो बार बार प्रश्न को रिपीट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए कह रहा है कि बोकारो ताप विद्युत गिरी, बी कह रहा है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी और सी कह रहा है कि पतरातू ताप विद्युत गिरी और डी कह रहा है कि तेनूघाट ताप विद्युत गिरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो है कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है वो बोकारो ताप विद्युत गिरी ही है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। यह दामोदर नदी की एक सहायक नदी बोकारो नदी पर स्थित है और फरवरी 1953 में यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखना है कब से शुरू हुआ है दोस्तों तो 1953 से। और किस नदी पर है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यह जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बोकारो नदी, इसी पर ये परियोजना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है कायनाइट, बी में कह रहा है यूरोनियम, सी में कह रहा है कोयला और डी में कह रहा है इनमें सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो खनिज के संसाधन के उत्पादन में अगर झारखंड में देखें तो कायनाइट जो होगा, आंसर ए जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खनिज के देश के उत्पादन में स्थान में नहीं है, प्रथम स्थान में हो जाएगा आपका कायनाइट। क्योंकि कायनाइट उत्पादन में अगर प्रथम स्थान अगर देखें दोस्तों तो हमारे झारखंड का नहीं है। बाकी अगर प्रथम स्थान में जैसे कि पायराइट हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब में हम लोग जो हैं झारखंड वाले ये अव्वल रहे हैं, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं दूसरे स्थान पर अगर देखें दोस्तों तो आपका फास्फेट, तांबा, कोबाल्ट का आता है, और जो कायनाइट का होता है दोस्तों ये हम लोग झारखंड जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि कायनाइट उत्पादन में झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड में स्थित है? तो जितने भी भारत देश में 9 बड़ी इकाइयां हैं उसमें से 2 इकाइयां जो हैं वो आपके झारखंड में है, बता दिया। ऑप्शन ए में ही है 2, बी में कह रहा है दोस्तों कि 3 और सी में कह रहा है कि 1 और डी में कह रहा है कि 5। तो याद रखिएगा भारत में स्थित लौह इस्पात उद्योगों के 9 बड़ी इकाइयों में से 2 इकाइयां झारखंड में है। टिस्को एक टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी और एक होगा बोकारो स्टील प्लांट। तो 2 इकाइयां जो हैं हमारे 9 में से 2 इकाइयां झारखंड में है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1964 में, बी कह रहा है 1972 में और सी कह रहा है 1954 में और डी कह रहा है 1984 ईस्वी में। तो बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का जो उत्पादन है दोस्तों वो 1972 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यह स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में हुआ था, लेकिन उत्पादन जो शुरू हुआ था दोस्तों वो 1972 से उत्पादन शुरू हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो प्लांट का स्थापना कब हुआ और उत्पादन कब से हुआ, ये 2 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन ए में कह रहा है 1924 में, बी में कह रहा है 1926 में और सी कह रहा है 1930 में और डी कह रहा है 1946 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका सी राइट हो जाएगा 1930 ईस्वी में। यानी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था और झारखंड में कई अन्य तांबा उद्योग केंद्र हैं। जैसे अगर देखें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है आपका दोस्तों, तो जादूगोड़ा में है। और यहाँ पर देखिए इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड एक जमशेदपुर में है और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वो घाटशिला में है। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो घाटशिला में है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये होगा 1930 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से कौन लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित है? ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों झीक पानी, बी कह रहा है खिलारी जो खलारी बोलते हैं, सी कह रहा है दोस्तों जपला और डी कह रहा है कुमार धुबी। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना कि जो सीमेंट के कारखाने हैं दोस्तों वो लौह इस्पात के जो चूर्ण जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उस पे बनाए पर यानी उस जो चूर्ण से जो सीमेंट बनाया जा रहा है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों झीक पानी। आंसर ए जो है आपका सही हो जाएगा। झीक पानी का जो सीमेंट कारखाना है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थापित है और यह जो है दोस्तों लौह इस्पात जो उद्योग है उसके अपशिष्ट पर आधारित है जिन्हें स्लेग कहते हैं। ये जमशेदपुर के जो सीमेंट कारखाना भी स्लेग पर ही आधारित है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट, बी में कह रहा है कि नाइट्रेट और सी में कह रहा है कि यूरिया और डी में कह रहा है कि इनमें सभी। तो सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक जो है स्थापित किया जाता है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा दोस्तों कि अमोनियम भी होता है, नाइट्रेट भी होता है और ये यूरिया भी होता है, यानी कि डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में सिंदरी जो कारखाना है 3 प्रकार के उर्वरक उत्पादन करता है जिसमें अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है
1925 में, बी कह रहा है कि 1946 में, सी कह रहा है कि 1930 में और डी कह रहा है कि 1934 में। तो नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना की गया है दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 1925 में। अगर देखेंगे दोस्तों तो आप गूगल करिएगा तो 1924 बताता है, तो आप 24-25 जो ऑप्शन में आएगा एग्जाम में उसी को मारिएगा। लेकिन लीगल रूप से देखें तो 1924 में स्थापित हुआ था, लेकिन बुक में देखने को अधिकतर आपको मिलेंगे 25। तो अब देखिएगा कि एग्जाम में 24 दे रहा है या 25 दे रहा है, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन कभी नहीं देगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ कब माना जा सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1764 में, बी कह रहा है कि 1765 में और सी कह रहा है कि 1869 में और डी कह रहा है कि 1837 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका छोटा नागपुर के भूमि संबंधी कानून का प्रारंभ अगर देखें तो जो 1765 में, यानी जो बक्सर का युद्ध जो 64 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो 65 में जो आप देखें इलाहाबाद की संधि, उसी समय से इसकी रूपरेखा धीरे धीरे तैयार होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम 1869 की असफलता का क्या कारण थे। ऑप्शन में ए में कहा है कि आदिवासी से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देर हो गई, बी में कह रहा है दोस्तों कि आदिवासियों की अज्ञानता, सी कह रहा है कि इस अधिनियम केवल भूमिहरी जमीन के बारे में बात करता था और डी कह रहा है कि इनमें सभी। 31 अगर देखें दोस्तों तो 31 क्वेश्चन में ही है कि छोटा नागपुर भूधुती अधिनियम, यानी जो आप पढ़ते हैं छोटा नागपुर टेंस्योर एक्ट, उसमें 1869 का सफलता का क्या कारण थे। तो इसमें यही राज था दोस्तों कि उपरोक्त सभी कारण देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद देखिए तो ये सर्वेक्षण हुआ था, इसमें सिर्फ भूमिहरी जमीन के बारे में बात किया गया था। आदिवासियों की अज्ञानता यानी कि ज्ञान से संबंधित चीज़ों को डेवलप नहीं हो पाए थे, और इसके बाद देखें तो आदिवासी से जुड़े इन अधिनियम के बनाने में देर हो गई थी। इन सभी कारण के चलते असफल रहा, तब जाकर के 1908 ईस्वी में CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया था। टेनेंसी एक्ट और टेंस्योर एक्ट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडारी खुट कटीदारी के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए में कहता है कि ऐसी किसी मुंडारी की नर परंपरा का नर वारिस जब उनका ऐसी भूमि का कब्जा हो या उस पर कोई अस्तित्व युक्त हक हो। बी में कह रहा है दोस्तों कि ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाव के विषय में जो ऐसे मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जों में लगातार रही हो कि वंशज, यानी कि लगातार उसके वंशज रही हो। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कोई नर वारिस है और उसका पुत्र भी ऐसा हो और उस भूमि पर उसका कब्जा हो। बी में कह रहा है ऐसा भूमि जो किसी प्रयोग के विषय में हो तथा ऐसे मुंडारी जो होंगे, यानी कि जो मुंडा लोग मुंडारी उसको बोला जा रहा है, उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जों में हो। यानी कि दोनों पॉइंट को देखिएगा तो लगभग सेम ही है। और यहाँ पर सी कह रहा है कि ए और दो, यानी ए और बी दोनों सही है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुंडारी खुट कटीदारी का हित जो होता है दोस्तों, जो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसके अंतर्गत देखें तो सी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। यानी मुंडारी खुट कटीदारी हित में है कि बेटा का वंशज बेटा का होगा तो उसका हकदार होगा, या उसके कोई रख रखाव करने वाला होगा, यानी कि जो वंशज होंगे मुंडारी का, उसके कोई नर परंपरा के वंशजों का किसी का कब्जा होगा, तभी उस भूमि पर उसी का हकदार होगा। यही चीज़ है उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी जो था दोस्तों बिल्कुल सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में वृद्धि का आवेदन अवशिष्ट होगा। फिर से प्रश्न पढ़ देना। जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो, यानी कोई क्षेत्र है जिसमें आप पूर्व में लगान दे रहे हो, उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि, यानी कि उसके अलावा कोई आप दूसरा भूमि भी धारण किए हुए हैं के बारे में भूमि के आवेदन की अपशिष्टि होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि उस भूमि का क्षेत्र और प्रकार उसके लिए उक्त लगान दे हो, यानी कि जो भूमि अतिरिक्त धारण की है उसके लिए आपको अतिरिक्त लगान देना होगा। बी कह रहा है कि प्रोत्साहन वर्ग की प्रसमान वर्ग की भूमियों के लिए ग्राम में प्रचलित सामान्य दर, और सी कह रहा है कि वह रीति जिसमें उक्त वृद्धि निर्धारित की गई हो या की जाती हो, और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो धारा 31 में उल्लेख किया गया है और इस हिसाब से देखें तो आपका जो डी आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि जो धारा 31 है उसके अनुसार में कहा गया है कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त आप भूमि धारित किए हुए हैं तो उसके बारे में वृद्धि का आवेदन में अपशिष्ट होगा। क्या अपशिष्ट होगा कि आवेदन की तारीख को रैयत के द्वारा दे वार्षिक लगान। उसी में कहा गया कि उस भूमि का क्षेत्र और प्रकार जिसके लिए उक्त लगान दे हो। इसी में कहा गया कार्यवाही जिसके द्वारा उक्त लगान नियम किया गया हो। और इसी में कहा गया है दोस्तों कि तत्समान वर्ग की भूमियों के लिए ग्राम में प्रचलित सामान्य दर। और इसी में कहा वह तारीख जब ग्राम में उक्त सामान्य दर से पिछली बार समायोजित की गई थो उसके लिए तो उक्त वृद्धि की रकम जो होगी वह रीति जिसमें उक्त वृद्धि निर्धारित की गई हो या की जानी चाहिए। तो थोड़ा देखें दोस्तों तो CNTSPT थोड़ा उल्टा टॉपिक है ही, इसको समझना बड़ा कठिन है क्योंकि इसको 5-6 बार पढ़िएगा तब जा करके थोड़ा बहुत समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई संविदा की कोई बात। चलिए अब ऑप्शन में पढ़िएगा, यानी समझ गए हमको क्वेश्चन का आकर के भूस्वामी और काश्तकार के बीच में जो आपसी संविदा हुआ है यानी कोई करार हुआ है उसके बारे में कोई बात है। चलिए इसमें कह रहा है कि किसी रैयत की अधिनियम के अनुसार भूमि से अधिभोगाधिकार अर्जित करने से नहीं रोकेगी। बी में कह रहा है कि किसी अधिभोगी रैयत की धारा 21 के द्वारा या प्राधिकृत भूमि उपयोग एक अधिकार न हो तो छीनेगा और ना ही सीमित करेगी। यानी धारा 21 कह रहा है कि कोई भी भूमि का उपयोग का अधिकार न तो छीन सकता है और न ही सीमित कर सकता है। सी कह रहा है दोस्तों कि किसी भी काश्तकार या भूस्वामी के धारा 61 के अधीन लगान के संस्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को नहीं छीनेगी। यानी कोई भी अगर लगान में परिवर्तन करना चाहते हैं, संस्करीकरण संशोधन कराना चाहते हैं तो आवेदन उसे देने से कोई उसका अधिकार जो है वंचित नहीं करता है, कोई नहीं छीन सकता है। डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो बिल्कुल उपरोक्त सभी कथन जो होंगे CNTET में जुड़े हुए चीज़ों को अगर पढ़े होंगे तो सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों के लिए भूमि शेड कितने वर्षों के लिए लीज पर आवंटित किए जाएंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है 25 वर्ष, बी में कह रहा है 30 वर्ष और सी में कह रहा है 40 वर्ष और डी में कह रहा है 20 वर्ष। तो झारखंड में औद्योगिक नीति आप पढ़े होंगे 2001 में कहा गया था कि कोई भी भूमि जो अगर लेना चाहता है तो भूमि शेड के बलिए बनाना चाहता है तो उसे 30 वर्षों के लिए भूमि आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास केंद्रों आदि के लिए 30 वर्ष के लीज एवं वार्षिक किराए पर नवीनीकरण की सुविधाओं के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि शेड आवंटित किए जाएंगे और 30 वर्ष बाद फिर से आपको भूमि रिन्यूअल करा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2005 में, बी में कह रहा है 2006 में और सी कह रहा है 2001 में और डी कह रहा है 2008 में। तो झारखंड में प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की अगर बात करें दोस्तों तो आप ध्यान में होगा कि 25 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर आप 2008 भी याद रखिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि डेट इसमें नहीं देगा, अभी तक नहीं दिया है, आगे भी लगता है नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान प्रकाशित हुआ था। तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1878 में, बी कह रहा है कि 1879 में, सी कह रहा है दोस्तों 1897 में और डी कह रहा है कि 1802 में। ध्यान रखिएगा 1878, 1889 और 1897 और 1902। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1902 में प्रकाशित हुआ था। डी जो आपका सही हो जाएगा कि C.H. बोम्बास और N.K. बोस की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान का प्रकाशन 1902 में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुड़ुक लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुड़ुक भाषा किसकी है दोस्तों, उरांव जनजाति की भाषा है और यही कह रहा है कि कुड़ुक लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑप्शन ए कह रहा है कि जूलियस तिगा का, बी में कह रहा है कहलाद तिर्की का और सी में कह रहा है एडम टोपो का और डी कह रहा है कि इनमें सभी का।
तो यहाँ पर देखिए तो कुडुख लोक कथाओं के संग्रह में आह्लाद तिर्की की महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि यहाँ पर बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आने वाला प्रथम मिशन गॉसनर मिशन था, यह मिशन किस देश से आया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटेन से, बी कह रहा है फ्रांस से, और सी कह रहा है पुर्तगाल, और डी जर्मनी से। तो आपको पता होगा कि जो गॉसनर मिशन था वो जर्मनी का मिशन था, तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन था, और इस मिशन के प्रथम दल में 4 मिशनरी थे जो धर्म प्रचारक थे, और जिसमें शामिल थे, अगर नाम याद रख सकते हैं दोस्तों, एमिलो स्कोच, अगस्ट ब्रांट, और फेडरिक वाच और थियोडोर जैक। ये चारों मिशनरी जर्मनी के बर्लिन स्थित बेथलहम चर्च के फादर जी गॉसनर के द्वारा भेजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संत कोलंबो कॉलेज हजारीबाग को स्नातक स्तर की मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए में कारक 1923 में, बी कारक 1907 में, सी कारक 1904 में, और डी कारक 1947 में। याद रखो संत कोलंबो कॉलेज हजारीबाग को स्नातक स्तर की मान्यता जो है वर्ष 1904 में मिली थी। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न विधि महाविद्यालयों में से कौन सरकारी विधि महाविद्यालय नहीं है? यानी कि जितने भी महाविद्यालय इसमें ऑप्शन में दिए हैं उसमें सरकारी विधि विद्यालय यानी कि जो लॉ कॉलेज वो नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए में कहा है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, बी ऑप्शन में कहा है कि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, सी में कहा है कि राजेंद्र विधि महाविद्यालय, और डी कहा है कि इनमें से सभी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो राजेंद्र जो है विधि महाविद्यालय जो है ये सरकारी विधि महाविद्यालय नहीं है, बल्कि दो जो आपका दिख रहा है कि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है, आप लोग देखे होंगे कि रांची से नामकुम जाने में पड़ता है, और ये जो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, ये दोनों जो है सरकारी कॉलेज हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में केवल 2 ही विधि जो है महाविद्यालय सरकारी स्तर के हैं, तो इसी चलते दोनों को नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 5 करोड़ मानव दिवस, बी में कह रहा है कि 10 करोड़ मानव दिवस, और सी में कह रहा है कि 15 करोड़ मानव दिवस, डी ऑप्शन में कह रहा है 20 करोड़ मानव दिवस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो झारखंड सरकार के जो है हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित था, और इस योजना के तहत देखिए दोस्तों, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 करोड़ रोजगार जो है मानव दिवस कार्य शुरू करने के मनरेगा के तहत निश्चय किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए में कहा था सारथी रथ अभियान, बी में कहा गया दोस्तों ग्रामीण कृषि अभियान, सी में कह रहा है कि स्वच्छता अभियान, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ अगर देखें दोस्तों तो सारथी रथ अभियान की शुरुआत किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान आरंभ किया गया था, और सारथी रथ अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं तथा किसानों को मिलने वाले लाभ एवं तकनीकी जानकारी से अवगत कराना का उद्देश्य रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों चतरा जिले में, बी में कह रहा है कोडरमा जिले में, और सी कह रहा है कराची जिले में, और डी कह रहा है कि देवघर जिले में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत जो है 19 जनवरी 2019 को चतरा के मेडिकल किट और मोबाइल एम्बुलेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के कर किया गया था। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है कि बोभारी गांव, बी कह रहा है कि बेदाल गांव, सी कह रहा है भौरी गांव, और डी कह रहा है कि डुमरी गांव।
तो आपको याद होगा कि पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा के भोरी ग्राम में 17 जनवरी 1809 को हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर जो सी है वो राइट हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1809 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीताम्बर को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए में हो जाएगा कमीशन कंपाउंड, बी का रहा है दोस्तों डाल्टनगंज में, सी का रहा है कि लेस्लीगंज में और डी का रहा है कि टैगोर हिल। तो नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था दोस्तों ये लेस्लीगंज में दिया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपका सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नीलांबर पीताम्बर ये दोनों देखें तो एक भाई थे और अपने परिवार के सदस्यों में देखें तो गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, जो जासूसों ने अंग्रेज़ों की खबर दे दी और जिसे पकड़ा दिया गया और इस पर मुकदमे चलाते हुए 1859 को लेस्लीगंज में देखें तो आम के पेड़ पर लटका करके इसे फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के वर्तमान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूर्वी सिंहभूम, बी कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम, सी कह रहा है धनबाद और डी कह रहा है कि देवघर। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सखाराम गणेश देवस्कर जो इनका जन्म हुआ था ये देवघर जिला में हुआ था। तो आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। बंगाल के नवान अलीवर्दी खां के ज़माने में बंगाल पर मराठा आक्रमणों के क्रम में एक मराण परिवार देवघर अनुमंडल के कारू गांव कोरा गांव में बस गया और इसी मराठा परिवार में सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म हुआ था। जो इनकी पुस्तक था दशेर कथा, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 7 राज्यों को, बी में कह रहा है कि 4 राज्यों को, सी में कह रहा है 5 राज्यों को और डी में कह रहा है कि 6 राज्यों को। तो झारखंड राज्य की जो सीमाएं हो दोस्तों ये अगर देखें तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि 5 राज्यों को स्पर्श करता है। और कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों तो आप तब देखिएगा। अगर झारखंड के अगर मैप अगर इस तरफ से अगर देख लेंगे तो इधर हो जाएगा यूपी, इधर बिहार हो जाएगा, इधर देखेंगे छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा हो जाएगा और इधर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो आपके जो है 5 राज्यों को स्पर्श करता है। तो आंसर जो आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुण्र या पुण्र नाम से किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि महाभारत में, बी में कह रहा है त्रय ब्राह्मण में, सी कह रहा है वायु पुराण में और डी कह रहा है दोस्तों विष्णु पुराण में। तो आपको पता होगा झारखंड का प्रथम उल्लेख जो है दोस्तों ये आपका त्रय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा कि झारखंड के अतीत के विभिन्न कालों को विभिन्न नामों से जाना जाता था और इस क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख जो है त्रय ब्राह्मण में मिलता है। इनमें से एक क्षेत्र का उल्लेख जो है पुण्र या पुण्र नाम से भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रांची पठार में, बी कह रहा है कि टोरी में, सी कह रहा है कि हजारीबाग पठार और डी कह रहा है कि चैनपुर में। तो उत्तरी कोयल नदी आपको पता होगा दोस्तों कि उत्तरी कोयल झारखंड में 2 कोयल बनती है, एक उत्तरी कोयल है एक दक्षिणी कोयल है। जो उत्तरी कोयल है ये पलामू वगैरह एरिया में बढ़ता है, पलामू गढ़वा क्षेत्र में जाकर के सोन नदी में मिल जाता है। और दक्षिणी जो है आपका देखते होंगे कि ये दक्षिण यानी सिंहभूम क्षेत्र से निकलती है और उधर देखें तो आपकी उड़ीसा साइड में निकल जाती है। तो 2 कोयल नदियाँ हैं झारखंड में। तो उत्तरी कोयल नदी जो है वो रांची पठार से निकलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महुआ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है, बी कह रहा है कि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है किंतु पानी में रखने पर सड़ जाती है, सी कह रहा है कि इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है और डी कह रहा है कि इसके फलों को बैतौर सब्जी के रूप में खाया जाता है। निम्न कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है, बी में कह रहा है कि ए, बी और डी मतलब ए, बी और डी सही है और सी कह रहा है कि ए, सी और डी सही है और डी कह रहा है कि इनमें सभी सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका
ए, सी और डी बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन ए, सी और डी जो है बिल्कुल सही है। यानी कि ए में कह रहा है महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें फूल से देसी शराब बनाया जाता है, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि इसके फलों से बतौर सब्जी के रूप में खाया जाता है, ये देखें तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों एक ऑप्शन बी जो दिख रहा है कि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है किंतु पानी में रखने पर सड़ जाती है। तो महुआ की लकड़ी जो होती है दोस्तों उतनी मजबूत नहीं होती है। इसको देखें तो बहुत हल्की चीज़ों में प्रयोग किया जाता है और देखें तो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो इस तरह से देखें तो आपका बी ऑप्शन गलत था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संसदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 14, बी कह रहा है कि 6 और सी कह रहा है 20 और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में संसदों की संख्या अगर देखें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही है। यानी 14 सीटें जो हैं आपके लोकसभा की सीटें हैं और 6 जो सीटें हैं राज्यसभा की सीटें हैं। यानी टोटल संसद कितने होगा दोस्तों, तो 20 हो गए। संसद में कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग हैं संसद का, तीनों मिलके ही कभी जो कि तो संसद का उल्लेख होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि लोकसभा राज्यसभा इक्वल टू संसद। उसके साथ जब तक आप राष्ट्रपति को नहीं जोड़ेंगे तब तक वो संसद कंप्लीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में पाए जाने वाली पादप प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 111, बी में कह रहा है कि 26 और सी में कह रहा है 40 और डी में कह रहा है कि 177। तो झारखंड में पाए जाने वाली पादप प्रजातियों की संख्या अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा आपका 177, यानी डी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वृक्ष प्रजाति की संख्या 111 है और झाड़ियों की संख्या 26 है, औषधियों की संख्या 40 है। इस तरह से अगर टोटल जोड़िएगा तो 177 जो है पादप प्रजातियों की संख्या झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरंडा जंगल एशिया में किस वृक्ष की अत्यधिक जनसंख्या के कारण जाना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों साल वृक्ष के लिए, बी में कह रहा है कि शीशम के लिए, सी में कह रहा है टीक के लिए और डी कह रहा है कि देवदार के लिए। तो झारखंड का जो सरंडा जंगल है दोस्तों ये देखिए तो आपके साल वृक्ष के लिए जाना जाता है। जो झारखंड की जो साल वृक्ष है दोस्तों ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जिसकी पूजा भी प्राकृतिक पर्व के रूप में किया जाता है, सरहुल पर्व मनाया जाता है और झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है साल। तो ये जो साल वृक्ष जो है वो झारखंड के सरंडा जन जो है ये अत्यधिक जनसंख्या के कारण इसे जाना जाता है। यानी कि झारखंड में सरंडा जंगल में साल यानी सखुआ, जिसको सरई भी कह सकते हैं, वृक्ष जो है अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किंतु इसकी तस्करी देखें दोस्तों तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इस चलते इसकी संख्या धीरे धीरे अब घट रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां राज्य जल छाजन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, बी कह रहा है सिक्किम, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी कह रहा है झारखंड। तो भारत का पहला राज्य जो है दोस्तों वो झारखंड है, जहां पर जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि CAMPA यानी कैंपा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, बी में कह रहा है कि झारखंड अनवनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, सी में कह रहा है कि झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है। यानी कि भारतीय भूभाग अगर देखें दोस्तों उसमें से कितना प्रतिशत जो भाग है भूकंप क्षेत्र के संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 40%, बी कह रहा है 50% और सी कह रहा है 60% और डी कह रहा है 70%। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा कि 60% जो क्षेत्र है वो भूकंप क्षेत्र की संभावना वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स यानी WRI 2020 के अनुसार भारत 181 देशों में कितने स्थान पर था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 77, बी कह रहा है कि 105, सी कह रहा है 63 और डी कह रहा है 89।
यानी कि विश्व जोखिम सूचकांक ने वर्ल्ड रिस्क जो रैंकिंग जारी हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में, इसके अनुसार 181 देशों का स्थान में से अगर हम देखेंगे तो भारत का स्थान रहा था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 89 नंबर पर रहा था, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कितने जिले लाइटिंग से ग्रस्त है। लाइटिंग यानी तड़ित चालक होता है दोस्तों, जो अचानक से वज्रपात कह सकते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 5 जिले, बी में कह रहा है 9 जिले, सी में कह रहा है कि 11 जिले और डी में कह रहा है 16 जिले। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में देखें तो 9 जिले जो हैं वो लाइटिंग से प्रभावित है, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर 9 जिलों के नाम याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रांची, पलामू, चतरा, कोडरमा, और इसी तरह से देखें तो आपका जो गढ़वा वगैरह एरिया है, तो इस तरह से टोटल 9 जिले जो हैं प्रभावित हैं। उसी प्रकार से आग से भी 9 जिले प्रभावित हैं। तो एक जो एरिया दिया हुआ है कि ये ज़िले में ज़्यादातर लाइटिंग होती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए में कहता है कि 2000 में, बी कहता है 2005 में, सी कहता है कि 2006 में और डी कहता है 2016 में। तो एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की स्थापना जो है 2016 में नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की स्थापना जो है 2016 में नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले पायदान पर रहा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2016 बोल रहा हूँ, ये 2006 होगा, 16 नहीं होगा, कि एनडीआरएफ का गठन जो हुआ था 2006 में, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था और 2006 में जो है एनडीआरएफ का गठन हुआ था। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, इसको सुधार लीजिएगा 2006 में। इसका आंसर आपका अगर सी होगा तो बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले पायदान पर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पहले स्थान पर पायदान पर रहा। ऑप्शन को पहले समझिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि रांची, बी कह रहा है जमशेदपुर और सी कह रहा है कि लोहरदगा और डी कह रहा है गुमला। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर जो है वो अव्वल रहा है, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की रिमिल बरूली किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हॉकी से, बी में कह रहा है कि तीरंदाजी से, सी में कह रहा है कि बैडमिंटन से और डी में कह रहा है तैराकी से। तो याद रखिएगा झारखंड की रिमिल बरूली जो है दोस्तों, इनका जो संबंध है वो हो जाएगा आपका तीरंदाजी से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि रियो ब्राज़ील 2016 में ओलंपिक के लिए भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के कोटा जिला से आने वाले झारखंड की तीरंदाजी अगर देखें दोस्तों तो बरूली को, रिमिल बरूली को 2020 में ओलंपिक क्वालीफायर के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने से वंचित होना पड़ा था और क्वालिफिकेशन के लिए नंबर जो 630 चाहिए था उसे 632 अंक होने के बावजूद भी जो क्वालिफाइनल ट्रायल के लिए है मान्यता नहीं दी गई थी। तो ये इस तरह से थोड़ा चर्चे में रही थी, तो इस चलते क्वेश्चन में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय जन मोर्चा नामक एक नया संगठन बनाया है। ऑप्शन ए कह रहा है बाबूलाल मरांडी, बी कह रहा है रघुवर दास और सी कह रहा है बंधु तिर्की और डी कह रहा है कि सरयू राय। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर, सरयू राय हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय जो हैं अपना नया संगठन भारतीय जन मोर्चा की स्थापना किए हैं। और इस पर पता होगा कि रघुवर दास के अगेंस्ट में लड़े थे और बेचारे रघुवर दास को हरा करके जीते भी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब दिया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों परिधि, बी में हो जाएगा प्रियंका कुमारी, सी में हो जाएगा अंजलि करकेटा और डी में हो जाएगा स्वाति मुर्मू। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी स्वाति मुर्मू। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो स्वाति मुर्मू है ये रांची की परिधि मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब जीती है और यह अवार्ड ग्लोबल इंडिया है दोस्तों, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन दिल्ली द्वारा इसे संबोधित किया गया था, यानी इंटरनेशनल प्रोडक्शन द्वारा दिल्ली में इसे दिया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है 8वां स्थान, बी में कह रहा है 10वां स्थान, सी में कह रहा है 11वां स्थान और डी में कह रहा है कि 13वां स्थान। तो ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में देखें दोस्तों तो झारखंड का ये हो जाएगा 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए में हो जाएगा तीरंदाजी से, बी में बॉक्सिंग से, सी में हो जाएगा क्रिकेट से और डी में हो जाएगा फुटबॉल से। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि युवा राजकुमार सोरेन जो है वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। धनबाद जिले के निवासी थे और इनका देखें तो फिलहाल में ही निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा अनगढ़ा पंचायत, बी में हो जाएगा कपिलो पंचायत और सी में हो जाएगा बरजोरा पंचायत और डी में हो जाएगा बुंडू पंचायत। तो झारखंड में अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कपिलो पंचायत को। कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है। 24 अप्रैल को पता होगा कि पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर गिरिडीह जिले के बरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन कपिलो पंचायत की मुखिया इंदू देवी को विकास के मामले में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में झारखंड की कौन सी उद्योग संस्था तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी। तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों HEC, बी में कह रहा है सिम्फर, सी में कह रहा है मैकॉन और डी में कह रहा है कि सेल बोकारो। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सिम्फर है यानी देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में परिचालन की जाएगी और इस ट्रेन के निर्माण में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में स्थित सिम्फर जो है ये तकनीकी सहयोग के रूप में सहायता करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा राज्य देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। ए में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी में हो जाएगा बिहार और सी में हो जाएगा झारखंड और डी में हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका सी झारखंड, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अगर तहत देखें तो पूरे देश भर में अव्वल स्थान पर झारखंड रहा है और झारखंड को रामगढ़ जिले पहले एवं जामताड़ा जिले दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं देश का टॉप 20 जिलों में झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा कबड्डी, बी में हो जाएगा दिव्यांग खेल, सी में हो जाएगा खो खो खेल और डी में हो जाएगा जिम्नास्टिक। तो यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा दिव्यांग खेल, यानी झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी नौकरी में जैसे एक अवार्ड और छात्रवृत्ति सुविधाओं को प्रावधान करते हुए प्रस्तावित खेल नीति के तहत इसके भी जो है जोड़ा गया है, वर्गीकरण करके इसे भी स्तर में लाया गया है खेल नीति के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने जमशेदपुर में क्रिकेट आयोजित करने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि कोऑपरेटिव कॉलेज से, बी में करा टाटा ट्रस्ट से, सी में करा कीनन स्टेडियम से और डी का रहा है कि जिंदल स्टील से। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि कोऑपरेटिव कॉलेज से ये देखें तो समझौता किया है। तो याद रखिए कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA के सभी मैच जो है कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में खेले जाएंगे और JSCA और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच मंगल देखें तो MOU एक हुआ है, समझौता हुआ है और इसके तहत कीनन स्टेडियम में कोई मैच नहीं हो रहा है और सारे मैच जो होंगे अब JSCA स्टेडियम रांची में ही हो रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर के क्रिकेट के बिल्कुल अलग हो गया था। इसी के देखते हुए JSCA ने कोऑपरेटिव कॉलेज के ग्राउंड में एक चिन्हित कर विकसित करने का फैसला किया है और यहीं पर देखें तो क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा झारखंड, बी में हो जाएगा कर्नाटक, सी में हो जाएगा चेन्नई और डी में हो जाएगा उत्तराखंड।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कर्नाटक। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रांची के धुरंधर आपको पता क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर कर्नाटक जो है वहाँ पर डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा हजारीबाग, बी में हो जाएगा दोस्तों इसको, सी में कह रहा है कि बड़का गांव और डी में हो जाएगा पलामू। तो हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब और चूल्हे का अवशेष जो है वो झारखंड में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और ये जगह का नाम हो जाएगा आपको इसको से। इसको कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में इसको है, और इसी गांव में देखें तो पठारी मतलब आवास पठारी और उरीमारी रोड पर स्थित जो जोभिया घाटी में प्राचीन कालीन टब और चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते कौन हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा जुएल लकड़ा, बी में हो जाएगा विनीता सोरेन, सी में हो जाएगा फ्लोरेंस बारला और डी में हो जाएगा सावित्री पूर्ति। तो झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते वो अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा फ्लोरेंस बारला, यानी कि सी आंसर जो आपका सही हो जाएगा। तो वर्ष 2019 में इन्होंने कजाकिस्तान में हुई यूरो एशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप की 100 मीटर की रेस और रिले में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगला है प्रश्न दोस्तों कि विंध्या जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। ए में कह रहा है कि यह जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, बी में कह रहा है कि इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है, और सी कह रहा है कि इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, और ये बोल रहा है कि इनमें सभी। तो 75 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन 75 में कह रहा है कि विंध्या जनजाति के बारे में असत्य को बताना है। तो कह रहा है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि जो विंध्या जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता, ये जो आपका है ये गलत है। विंध्या जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, ये बिल्कुल सही है। तथा यह यहाँ पर अगर देखें तो नाग, काशी, दादुला, भैरवा, कश्यप, कौशिल आदि सभी विंध्या जनजाति के गोत्र हैं, तो ये गोत्र नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड जो है बजट 2020-21 में जल छाजन मिशन के लिए कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 100 करोड़ का, बी में कह रहा है 200 करोड़ का, सी में कह रहा है कि 300 करोड़ का और डी में कह रहा है कि 500 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा कि झारखंड में जल छाजन योजना के लिए 2020-21 में 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। एक साइड परियोजना का नाम है और एक संबंधित जिले। ए में कह रहा है कि कांची बृहद सिंचाई परियोजना रांची, बी में कह रहा है कोरंगा जलाशय परियोजना पलामू, सी कह रहा है कि पुनासी जलाशय परियोजना दुमका और गुमानी जलाशय परियोजना दुमका। इसमें बता रहा है कि दोस्तों कि कौन सा मिलान जो है वो गलत है, उसको चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जो आपका डी जो मिलान है ये आपका गलत है कि जो गुमानी जलाशय परियोजना है गलत है। गुमानी जलाशय परियोजना जो है वो दुमका ना होकर के यहाँ पर देवघर होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि गुमानी जलाशय परियोजना जो है वो आपके देवघर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 अगस्त 2000 को, बी कह रहा है कि 4 अगस्त 2000 को, सी कह रहा है कि 26 अगस्त 2000 को और डी कह रहा है कि 9 अगस्त 2000 को। तो बिहार विधानसभा की मंजूरी अगर देखें दोस्तों तो ये बोल रहा है कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो लोकसभा में आपका पारित हुआ था, आपका ए राइट हो जाएगा 2 अगस्त 2000 को। तो याद रखिएगा इसमें 3-4 डेट है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि बिहार विधानसभा की मंजूरी मिली थी 25 अप्रैल को। कब मिली थी दोस्तों, 25 अप्रैल 2000 को। सब अप्रैल मतलब 2000 में हुआ था। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा ने इसे पारित करके मंजूर कर दिया। लोकसभा ने आपका किया 2 अगस्त को, राज्यसभा ने कब किया दोस्तों, तो 11 अगस्त को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, 11 अगस्त को राज्यसभा ने और 25 अगस्त को जबकि राष्ट्रपति जी का मोहर लग गया। और उसी दिन से ये देखिए तो झारखंड का अलग राज्य के रूप में गठन के लिए मंजूरी मिल गया, यानी लीगली मिल गया। बाकी इसका गठन जो है बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि विधानसभा की अधिवेशन अथवा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा राज्यपाल, बी में हो जाएगा विधानसभा, सी में हो जाएगा मुख्यमंत्री और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल। कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विधानमंडल की सत्रवासन करना तथा उसका विघटन करता है और साथ में राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन अथवा दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होंगे वो कभी भी वो विधानसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। और लोकसभा में अगर देखें दोस्तों वहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की कभी भी अध्यक्ष की बात आए कि अध्यक्षता कौन करेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, या लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। लेकिन संबोधन कौन करते हैं तो यहाँ पर देखें अगर स्टेट में तो राज्यपाल करेंगे और सेंट्रल में चले जाएंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति संबोधन करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रखंडों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? ऑप्शन ए कारक को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, बी कारक दक्षिणी छोटा नागपुर, सी कारक पलामू प्रमंडल और डी कारक है कि संथाल परगना प्रमंडल। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे बड़ा प्रमंडल जो आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। तो याद रखिएगा कि सबसे जो है आपका बड़ा प्रमंडल कौन हो जाएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों सिंह बोगा, बी में हो जाएगा पाहन, सी में हो जाएगा नाया और डी में हो जाएगा धर्मी। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो हो जाएगा करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। पाहन या देखिए तो नाया कहा जाता है। इस जनजाति के प्रधान देवता जो होता है वो सिंहबोगा होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। बी आपका सही मतलब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरा गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कोरा जनजाति है दोस्तों, उसके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन ए में हो जाएगा मालिक, बी में हो जाएगा मानकी, सी में हो जाएगा महतो और डी में हो जाएगा पढ़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि कोरा गांव यानी कोरा जनजाति में गांव के प्रधान को देखें तो महतो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल परगना लगान विनियम 1876 के तहत लगान का निर्धारण कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 25 वर्षों के लिए, बी में कह रहा है 15 वर्षों के लिए, सी कह रहा है 20 वर्षों के लिए और डी कह रहा है कि 10 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा संथाल परगना के लगान विनियम 1876 के तहत संथाल परगना क्षेत्र में लगान का निर्धारण जो होता है दोस्तों वो 15 वर्षों के लिए होता है। जैसे एक बार लगान जो निर्धारित हो गया कि आपको अनाज के रूप में देना है या कैश रूप में देना है, यानी कि जो होता है आप पैसे के रूप में चुकाना चाहते हैं, तो ये जो होगा दोबारा परिवर्तन भी अगर कराना है उसके बारे में तो 15 वर्ष बाद ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये 15 वर्ष राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार, बी हो जाएगा केंद्रीय सरकार, सी हो जाएगा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों और डी हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है जिसमें आपको पता होगा कि 71 धाराएं हैं और इसमें जो कहा गया है कि कोई भी धारा में संशोधन करने का अधिकार, अधिसूचना बनाने का अधिकार, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस नियमावली यानी अधिनियम को यूल नियमावली भी कहा जाता है, यानी यूल रूल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में कारक संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872, बी कारक संथाल परगना अधिनियम 1885 और सी कारक संथाल परगना लगान विनियम 1876 और डी कारक संथाल पुलिस नियमावली 1856। तो आपका पता है यूल नियमावली कहा जाता है संथाल पुलिस नियमावली 1856 को, यानी 19 दिसंबर 1856 ईस्वी को संथाल पुलिस नियमावली 1856 बनाया गया और इस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जो जॉर्ज यूल ने बनाया था और इसी चलते देखिए दोस्तों ये यूल ने बनाया था और इसी चलते इसको यूल नियमावली भी कहा जाता है। यह प्रशासन जो था दोस्तों प्रशासन का पहला ढांचा बनाने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा कि पुलिस प्रशासन का पहला ढांचा बनाने का ये प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भूस्वामी में सम्मिलित है। ऑप्शन ए में कहता है घटवाल,
बी में कहता है सरकार, सी में कहता है मध्यस्थताधिकारी और डी कहता है उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। यानी कि भूस्वामी किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार उपरोक्त जो हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे। यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 की जो धारा 4 के अनुसार कहा गया है कि भूस्वामी यानी जमींदार, और जमींदार से तात्पर्य है दोस्तों ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत, ये सभी उस व्यक्ति से हैं जिसे लगान पाने का अधिकार होता है। और इसमें देखें तो भूस्वामी, मध्यस्थकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित होते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनः निरीक्षण के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि धारा 72, बी कहता है कि धारा 61 और सी कहता है धारा 58 और डी कहता है धारा 60। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, यानी धारा 60। धारा 60 में कहा गया है दोस्तों कि पुनः निरीक्षण के संबंध के बारे में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 वर्ष के भीतर, बी कह रहा है 3 वर्ष के भीतर, सी कह रहा है 4 वर्ष के भीतर और डी कह रहा है 5 वर्ष के भीतर। यानी बंजर भूमि की अगर बंदोबस्ती कर दिया गया है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। आप उतने मतलब एक लिमिट अवधि है, इस अवधि के अंदर आप उस बंजर भूमि में खेती नहीं करते हैं, मतलब आबाद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष के अंदर आप बंजर भूमि में अगर बंदोबस्ती कर दी गई है तो उसमें 5 वर्ष के भीतर आपको आबाद की जाएगी, यानी कि उसमें 5 वर्ष के अंदर आपको खेती करना होगा, नहीं तो उस जमीन से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि जहेर थान शमशान, जहेर थान समझते हैं दोस्तों जहाँ पर दफनाया जाता है, पूजा स्थान होता है, शमशान जान ही रहे हैं, कब्रिस्तान जान ही रहे हैं, के रूप में दर्ज क्षेत्र किसी समय अपर्याप्त या अनुपयुक्त पाया जाए तो कौन गांव की बंजर भूमि को समुचित भाग अलग कर दे सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि जिलाधिकारी, बी में कह रहा है अनुमंडल पदाधिकारी, सी में कह रहा है उपायुक्त और डी में कह रहा है कि राज्य सरकार। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपायुक्त। उपायुक्त को अधिकार है दोस्तों कि जेहर थान, समथान या कब्रिस्तान में कोई भी दर्ज भूमि है और उस समय अपर्याप्त अनुपूरक पाया जाता है तो कोई भी गांव के बंजर भूमि को उस रूप में चिन्हित कर देगा, उस रूप के अलग कर देगा कि भूमि जो है एरिया को बता देगा कि अब यहाँ पर शमशान होगा, कब्रिस्तान होगा। ये चिन्हित करने का काम जो है उपायुक्त के पास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोत से तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड समूह से है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जो रैयत का हो, बी कह रहा है कि भूधारक के विषय का हो रहा हो, सी कह रहा है उपरोक्त दोनों सही है, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा कि धारा 43 कहता है दोस्तों कि जोत से तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड समूह से है। तो याद रखिएगा जोत का तात्पर्य क्या है दोस्तों, भूखंड या भूखंड समूह से है, जो रैयत का हो और जो भूधारक के विषय का हो, उपरोक्त दोनों देखें तो कथन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि झारखंड की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा मिलती है। बी में कह रहा है कि झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास की प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। सी कहता है कि यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों आदि की प्रतिबिंब रहती है। डी कह रहा है कि सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो बिल्कुल जो है सभी कथन सत्य हैं कि झारखंड की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्धि और परंपरा मिलती है। साथ में अगर देखें तो झारखंड के लोककला में प्राकृतिक वातावरण का चित्रण भी मिलता है और सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और उनके मान्यताओं से संबंधित चित्रण भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि तीज के अवसर पर, बी में कह रहा है कर्मा के अवसर पर और सी में कह रहा है सोहराई के अवसर पर और डी में कह रहा है कि इन सभी अवसर पर। तो झूमर एक ऐसा गीत है दोस्तों जो सभी अवसरों पर गाया जाता है, तो इसमें सभी हो जाएगा कि झूमर लोकगीत जो है वो तीज, कर्मा, जितिया, सोहराई आदि त्योहारों के अवसर पर भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों विकल्पों में से एक विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य को दर्शाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यात्रा नृत्य,
यानी बताना है कि जो ऑप्शन में से पुरुष प्रधान नृत्य कौन है। बी में कह रहा है कि जदुर नृत्य, सी कह रहा है कि जपी नृत्य और डी कह रहा है कि नटुआ नृत्य। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो नटुआ नृत्य है एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष स्त्री जो होते हैं ये वेश धारण करके नृत्य करते हैं। यानी कि नटुआ नृत्य में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सामा चकेवा लोक नाटक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह लोक नाटक में पात्र मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि इस लोक नाटक के जो पात्र होते हैं मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं। बी में कह रहा है कि यह लोक नाटक प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के पूर्व शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। सी में कह रहा है कि इस लोक नाटक के अंतर्गत सामाजिक गीतों के माध्यमों से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका हो जाएगा सामा चकेवा लोक नाटक के देखें तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीना में मनाया जाता है। वो ये देखें तो शुक्ल पक्ष में चलने वाला लोक नाटक के पात्र इसमें मिट्टी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो सभी कथन जो हैं वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी आपका जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन गलत नहीं था। अगला प्रश्न दोस्तों, युवा जागृति सांस्कृतिक मंच एक नाट्य संस्था है जो झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों खूंटी जिले में, बी कह रहा है धनबाद में, सी कह रहा है गिरिडीह में और डी कह रहा है कि रांची में। तो यहाँ पर देखें तो युवा जागृति सांस्कृतिक मंच एक नाट्य संस्था है जो रांची जिले के टाटी सिलवे में स्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ, अगर रांची अगर ऑप्शन में ही देगा तो टाटी सिलवे देगा, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा रांची जिले के टाटी सिलवे में स्थित है युवा जागृति सांस्कृतिक मंच। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व सरहुल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, बी कह रहा है कि इस पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है, सी कह रहा है कि यह झारखंड का वसंत उत्सव है। तो झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व जो है सरहुल का संबंध देखें कौन सा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें एक और होना चाहिए था जो नहीं है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर एक रहता तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो सभी कथन सही है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल, इस पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है, यह झारखंड के वनोत्सव है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर डी में उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो उपरोक्त जो है सही जो होंगे यानी सत्य, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है कि सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नेशनल हाईवे 6 और नेशनल हाईवे 33, NH2, बी ऑप्शन में कह रहा है कि NH33, सी में कह रहा है कि NH31 और NH33, डी कह रहा है कि NH100 और NH33। तो आपको पता होगा कि हजारीबाग शहर अगर देखें तो यहाँ से आपका जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 जो चातरा से बगोदर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बरगोड़ा तक यानी कुल 33.5 किलोमीटर यानी 33.5 किलोमीटर लंबा है हजारीबाग से गुजरती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि नए राज्य चीन के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है जो निम्न में से क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए कहा है कि संघवाद में झारखंड की सहभागिता और द्वितीय भूमिका, बी में कहता है संघवाद में हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है, सी में कहता है कि हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है और डी में कहता है इनमें से सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ए आपका राइट हो जाएगा, यानी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका, यानी कि नए राज्य चीन के केंद्रीय भाग में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संवाद इसमें झारखंड की सहभागिता और द्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि गोंड शासक शशांक के द्वारा झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण के समय नाग वंश पर किसका शासन चल रहा था।
तो पता होगा गौड़ शासक जो शशांक था, जो मतलब ये बौद्ध धर्म विरोधी था और ये शिव का पुजारी था, शिव धर्म को मानता था और सभी बौद्ध धर्मों को नष्ट कर दिया था। तो वो पूछ रहा है कि उस समय नागवंश कौन सा शासन था झारखंड में। ए में कह रहा है कि मुकुट राय, बी में कह रहा है कि मदन राय, सी में कह रहा है कि सुंदर राय और डी में कह रहा है कि हरि राय। तो गौड़ और शशांक देखें तो 602 से इनका 25 तक झारखंड क्षेत्र में शासन रहा है और उस समय देखें तो नागवंश पर सुंदर राय का शासन रहा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी राइट हो जाएगा। और सुदन राय के बाद जो आपका मुकुंद राय आए थे। चलिए अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि कुड़ुक भाषा के नाटक और नाटककार को सम्मिलित करें। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि खली अयंग जो इग्निस कुजूर, अयंग जिया यानी पीयूष लकड़ा और सी में कह रहा है अयंग गही जिया यानी इंद्रजीत उराम। और कूट के माध्यम से बताना ये कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन कूट में आप पहले देख लीजिए, मिला लीजिए, इसके बाद इसका आंसर बता रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखें तो अली अयंग जो है यह आ जाएगा इंद्रजीत उराम। इसके बाद देखिए दोस्तों तो अयंग जिया, अयंग जी होता है पीयूष लाकड़ा और अयंग गही जिया ये हो जाएगा इग्निस कुजूर। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कितना सही हुआ दोस्तों कमेंट करके बताइए। वो टेस्ट कैसा लगा। बीच बीच में जैसे एक वर्ड जो है का है की है वो पढ़ देते हैं तो उसको इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आदमी जो फ्लो में पढ़ता है तो उसमें का है अपनी लैंग्वेज के अनुसार पढ़ता है कि ना कि बुक ही भाषा को पढ़े। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि हर कोई का टंग प्रॉब्लम होता है और पढ़ने का यही शैली है कि अपनी लैंग्वेज में ही आदमी को पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो जल्द ही होगा। जैसा ये प्रोसेस चल रहा है उस आधार पर, इसी चलते थोड़ा आप लोग पढ़ाई को गति लाइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।